नाम इसका है सोज़ख्वानी फनकार और रवायत। तो क्या क्या चीज़, 3 अलग अलग बातें हैं। एक तो ये है कि फ़न क्या है, फनकार कौन है और रवायत क्या है। ये तीनों बातों पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। मैं बातचीत करूंगा आप दोनों से। ज्योति पांडे साहब तशरीफ़ फरमा है। ज्योति पांडे साहब इज़ बीन एन IRS ऑफिसर रहे और देन ही इज़ अ ह्यूज म्यूज़िक फ़ैन। उसके बाद आप जो हैं सोज़ख्वानी मैंने अगर कुछ मतलब इन लोगों से सीखा तो इनसे नहीं, लेकिन आई थिंक आई हैव सीन हिम इन मुस्तफ़ाबाद जब ये आए हैं दोबारा। बहुत छोटा था व्हेन ही विजिटेड देयर एंड आई अंडरस्टूड कि how an art form can also be opted by somebody who is an outsider, जो actually in a way, I mean outsider मतलब not part of that belief system ना, वो जो हम शिया हजरात का बिलीफ सिस्टम था बचपन में। मुझे अभी भी when I go back to मुस्तफ़ाबाद for 3 days में पूरा शिया हो जाता हूँ तो otherwise I'm doing whatever, interpreting it in my own ways. But anyway, so ज्योति भाई को हमने तब भी देखा और उसके बाद ज्योति भाई हम मुस्तकिल हम लोग टच में रहते हैं। कुछ ना कुछ बात ज्योति भाई हमको अक्सर भेजते हैं, कहते हैं सुनो ये देखो, that keep happening. And then so I really welcome you ज्योति भाई to लखनऊ and बहुत बहुत शुक्रिया to be here। ज्योति भाई उदयपुर में रहते, उदयपुर के पास रहते हैं, वहाँ से थोड़ा बाहर निकल के he likes to stay on his own. He first said I will not come, then he said अच्छा मैं आता हूँ। सो बहुत शुक्रिया। और साथ में हादी रज़ा साहब मौजूद हैं। सो हादी रज़ा साहब उस रवायत का हिस्सा, पुरानी रवायत है। ही इज़ पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिशन जहाँ इनके बाप दादा के इन्होंने अपने नाना से सोज़ख्वानी का फन सीखा एंड ही इज़ वन ऑफ दोज जो अभी भी उसी अंदाज में सोज़ख्वानी करते हैं जिस अंदाज में सोज़ख्वानी करने का तरीका था। अभी मैं गोफरा मावी बड़े में मजलिस में वहाँ गया था तो वो कुछ लोग पढ़ रहे थे, लेकिन द वे दे वर रिसाइटिंग इट वाज वेरी डिफरेंट। बट हादी रज़ा साहब को मैंने वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे कुछ, उससे हुआ। देन दिस ईयर वी गॉट इन टच विद रज़ा साहब एंड उनके ऊपर हमने एक फ़िल्म भी बनाई है छोटी सी, जिसमें मैंने इनको इंटरव्यू किया है, वो भी हम बाद में शोकेस करेंगे। सो हादी रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मुस्तकिल हादी रज़ा साहब सोज़ख्वानी शहर में कर रहे हैं अभी भी। He's the last, but he's the last I think. इनके बाद शायद कोई और इस तरह की सोज़ख्वानी नहीं कर रहा, क्योंकि हादी मैं अभी बातें ये करूँगा इन लोगों से कि क्या इनको लगता है कि what is the future also as a रवायत person from रवायत। जी तो शुक्रिया। मैं शुरू करता हूँ। I'll be on stage now with them and interviewing them, talking to them. Now I'm back in another role. So मैं एक्चुअली शुरू करूँगा हादी रज़ा साहब से भी बातें करना वहाँ से कि आपका एक किस्सा सुना था कि इट वाज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग था कि जब आपको ट्रेनिंग हो रही थी, आप छोटे थे, तो किस तरह से मजमे में एक स्टूल साथ साथ चलता था। एक बच्चा सोज़ख्वानी कर रहा है और उसको स्टूल पर खड़ा होकर के किस तरह से तालीम का भी हिस्सा था और कैसे जल्दी इन्होंने शुरुआत की। तो वो जो आपकी मेमोरी है ना, तो क्या था आपके उन दिनों में जब आप किस तरह से सीख रहे थे और कैसे कैसे ट्रेनिंग होती थी, मौके क्या होते थे सिखाने के लिए? मैं अपने नाना के साथ जो है फालतू की शक्ल में उनके साथ रहता था। रियासत और फूल वगैरह जाते थे वो फूल वगैरह, तो उसमें वो सोज़ख्वानी करते थे और मैं साथ लगा रहता था। और उसके बाद फिर दीगर मकाम पर भी जाया करता था, जैसे कि कलकत्ता में कुचला वगैरह, मुंबई वगैरह, इन सब जगहों पर भी जाते थे। अकेले भी अंजाम दिया काम को और नाना के साथ भी जाता रहा। बाहर आएंगे कि वो स्टूल वाली बात जो है वो हमारे वहाँ लखनऊ में एक मखसूस ताज़िया उठता है। नवाब अली दुशाले वाले थे, उनका ताज़िया उठता था वहाँ से अशरफाबाद से। उसमें ताहिर गरबरी साहब मस्जिद पढ़ते थे और उसके बाद जब ताज़िया निकलता था उसके आगे हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो उसमें फिजरबी वगैरह और नवाजानी वगैरह तमाम यहाँ के दोस्तान आते थे, वर्षा आते थे, किसी आते थे वहाँ से ठाकुर साहब बलवा, राजा साहब जोगाँव,
और तमाम लोग आया करते थे और उसमें स्टूल रख करके उसको बीच में क्योंकि वो मजमा इतना होता था कि मजमे में छूट जाता था, तो उस सिलसिले में वो स्टूल लेके चलता था आदमी, और जहाँ पर मैं पढ़ता था वो स्टूल रख लिया जाता था, और मैं पढ़ चुकता था फिर स्टूल लेके साथ चलता था। जहाँ जहाँ भी उसको पढ़ाया जाता था वो स्टूल की रहमत होती थी। आपको आपको कुछ ऐसा याद है कि बचपन में कुछ कि सबसे पहले कौन सा सोच सिखाया और किस तरह से सिखाया, वो याद है ये बात आपको? तेरी सूरत को दुनिया में तेरी कदर ना जानी सो तो ये आप कह रहे हैं कि ये चीज़ आपको बचपन में सिखाया गया, तो सिखाने का तरीका था कि बैठा के बाकायदा सिखाया गया या सुन सुन के सीखा? नहीं, बिठा के उन्होंने शुरू में जो तुम शोध मुझे बताए वो एक ये था और एक मैं और सुना रहा हूँ, तो जो मेरे नाना ने उसको मतलब बचपन में सिखाया था। ये जब आपने एक बात मैं पूछ लूँ कि जब सिखाते थे तो क्या उसमें कुछ सरगम भी बताते थे या बस खाली धुन आपको पकड़नी है इस तरह की, क्योंकि राग थे? वगैरह तो नहीं बताते थे, मगर वो तानपुरे पे रियाज करवाते थे। हाँ, और बाजे पे या हारमोनियम पे कभी नहीं, सिर्फ तानपुरे पे एक आध दफा सरगम वगैरह सारे गाना पाना था भाई। इसके अलावा बाकी मैंने शुरू करवा दिए, पढ़ाते रहे। तो जाहिर सी बात है कि मेन मकसद जो था वो सिखाने ही का था, उनके राशि का गाने का तो था नहीं, तो इसलिए उन्होंने कोई बार मतलब तवज्जो आप सुना रहे थे तो? हाँ बिल्कुल। पूछता था कोई जिससे प्यार होगा
कहती थी मसे भीगी थी दिल कहते अब ज्योति भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अब ये जो हालांकि इन्होंने कहा सरगम नहीं बजाते थे लेकिन तानपुरे पे सरगम कराते थे। अच्छा, तो ये छुपा गया इसका मतलब। आप इस पर थोड़ा सा ये हमारा तो ऐसा था कि गाना तो घर में था ही था हमारे, और सीखते आ रहे थे 17 साल की उम्र से। तो 1983 में एक हमारा दोस्त सर तबला बजाता था, तो वो हमें सुईवाला ने चांदी महंदी कहीं ले गया। सुन्नी जमात थी लेकिन अलमदारी करते थे, तो वहाँ सोचपानी हो रही थी। तो हमने कहा ये तो अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद हम 2 साल में मलेशिया चले गए, वापस आए करते कराते। फिर हमने तय किया कि थोड़ा बहुत ये भी फन देखा जाए। तो उस सिलसिले में हमारे दोस्त थे हुमायूं ज़फ़र ज़ैनी मरहूम, उन्होंने हमें रामपुर, बिलग्राम, पेहानी, अलीगढ़, लखनऊ, मौलाना हरूई से मिलवाया। घूमते घामते फिर यहाँ वहाँ से जो थोड़ा बहुत हमें मिला, तो हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये है कि ये एक शैली है कला की, तो है तो कला की शैली। और कला का काम क्या है कि जो भाव है उसको ज़रा उजागर करना, उसको मुकद्दर करना, उसको जोर में लाना। तो इसीलिए अल्फाज का होता है, तर्ज का होता है, तर्ज के साथ होते हैं अलंकार। अब इस शैली में हमने बाद में समझ में आया कि देखिए अलंकार और भाव का जो हिसाब चल रहा है वो हम आपको एक दफे सुना के बताएंगे। लश्कर में कहत पानी का लश्कर में कहत पानी का अजीब हाल हुआ फातिमा की जान का। कभी ख्याल था अकबर की नौजवानी का, कभी मलाल था असगर की बेजुबानी का। कभी बहन के लिए बेकरार होते थे, कभी बहन के लिए बेकरार होते थे, कभी सकीना का मुँह देख देख
होते थे, कभी सकीना का मुँह देख देख रोते थे। लश्कर में कहत पानी का तो जो जंग का वर्णन होता है तो उसमें एक अलंकार है जो कि हमारे टप्पा शैली से लिया गया था। हम आपको एक नमूना सुनाएंगे जो शायद 1930 के आसपास जानकी बाई ने रिकॉर्ड किया था 78 RPM में। बला के बन सुगरा का नाम बल आया, बला के बन जब सुगरा का नाम बल आया, आप एक और नंबर सुनिए फिर वापस आते हैं। शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, और तबादुल खबर आई कि बहुत पास आए, और तबादुल खबर आई कि बहुत पास आए, पर हम है शाह शहीदा को बसदियास आए, बोली तकदीर की ये जंग इन रास आए, जाके घोड़े का शुजात ने कदम चूम लिया, फतेह ने गोशाए दामाने अलम चूम लिया, शोर है शाम के लश्कर में के अब्बास आए, फिर बदलते हैं। कहती थी बानो असगर जानी, कब तुम घर में आओगे, कहती थी बानो असगर जानी, कब तुम घर में आओगे, दरिया पर से पीकर पानी, कब तुम घर में आओगे, अपनी दिखाने शक्ल सुहानी, कब तुम घर में आओगे, रंग से फिरकर यूसुफ सानी, कब तुम घर में आओगे, सोग में तेरे प्यारे मैंने पहली कफनी काली है, सोग में तेरे प्यारे मैंने पहली कफनी काली है, भूरे बालों वाले आजा झूला तेरा खाली है, भूरे बालों वाले आजा झूला तेरा
खाली है, कहती दीवानों। फिर हम जंग के मैदान में चले। मैदान में आमद आमदे कासिम की खून है, मैदान में आमद आमदे कासिम की खून है, और ज़लज़ले में पेशवर सुल्तान धूम है, और ज़लज़ले में पेशवर सुल्तान धूम है। अर्ज़ो समा में जिन्नो मलक का हुजूम है, हर हमले में बहिश्त वज़ीरे कुतूम है, हर हमले में बहिश्त वज़ीरे कुतूम है। गुल है कि ये रियाज़ हसन का निहाल है, इन्हें कनिंदाए दरे खैबर का लाल है। गुल है कि ये रियाज़ हसन का निहाल है, इन्हें कनिंदाए दरे खैबर का लाल है। मैदान में आमद आमदे कासिम की खून है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछ लूँ इससे पहले कि आप आगे और चीज़ सुनाएं, तो बिल्कुल जो कि एक्चुअली इस सेशन का पूरा जो शक्ल है वो यही होगी, ये सुनाएंगे कुछ चीज़ें और आप सुनाएंगे, मैं भी एक आध कुछ चीज़ सुनाऊंगा। लेकिन कुछ बातें भी करते चले बीच बीच में, जैसे अब ये कि अब आपने जो अभी शक्लें दिखाई, एक वो शक्ल है जो कस्बाई किस्म की सोचखानी है, यानी जैसे जो आपने पढ़ा बानो, वो बिल्कुल लगता है कि जैसे मैंने जब हम when I was growing up in Mustafabad and I was hearing my uncles and we were doing सोचखानी, तो ये तरीका था सोचखानी का। और फिर वो जो एक शास्त्रीय गायन दिखा रहे हैं, टप्पा दिखा रहे हैं, कहीं कुछ और दिखा रहे हैं, अलग अलग अंग दिखा रहे हैं जो गायकी के अंग हैं। लेकिन ज्योति भाई, तो क्या इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये जो एक तो बाईजी लोग हैं जो टेक अख्तर का नाम लिया आपने, या जौनपुरी जो है उनका जानकी बाई का नाम लिया, लेकिन क्या उस्ताद जो हैं, बड़े उस्ताद और जो हैं, यानी फैयाज खान जैसे लोग या और तमाम लोग, ये भी सोचखानी के फन से एसोसिएटेड जरूर करते हैं? देखिए, आप लखनऊ के उस पर आ जाइए, परंपरा पर, तो मंजू साहब को सब पुराने लोग याद करते हैं। मंजू साहब के बाजू वली हैदर होते हैं, उनको सब लोग याद करते हैं। बड़े गुलाम नहीं करते थे। हमारे दोस्त के पास एक पूरा रील टेप था गया में, वो गायब हो गया, वो शिया थे, फैयाज खान साहब करते थे। तो जिन दिनों अलमदारी होती है, कम से कम आशूरे के रोज़ तक, उसके एक दिन पहले तक तो ज़रूर करते हैं। और एक ज़माना था कि जिस तरह आजकल जाकिरों को पैराग्वाई से लेकर सिंगापुर से लेकर वैंकूवर तक बुलाया जाता है, हिंदुस्तान भर में सोचखान प्रोफेशनल्स बुलाए जाते थे। ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं थी। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री बना के छोड़ेंगे तो फिर वो फन जो है वो उसका मयार उसका मिलता है। तो ये बिना सारेगामा किए ये नहीं आता है, खाली अकीदे और जोश से बात बनती है। मगर आप भारी रजा साहब, जब ज्योति भाई कह रहे हैं ये बात, एक बात, हाँ, जो एक बात वो कह रहे हैं, नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि लखनऊ में जब आप बड़े हो रहे थे उस वक्त जो लोग और सोचखानी कर रहे थे, जो आपसे सीनियर थे, या जो और तमाम सोचखान जरूर शहर में, आप नाना से अपने सीख रहे थे, लेकिन आपने क्या यहाँ पर इस शहर में किसी बड़े उस्ताद को किसी के घर पे होते हुए देखा? नहीं, आपने कभी आप किसी की सोहबत में जाके बैठे हो? 24 घंटे हर जगह में लखनऊ है, कहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं कव्वाली के हो रहे हैं, कहीं फजलों के हो रहे हैं, तो जो शौकीन लोग होंगे उनको दिलचस्पी तो होती ही है, मगर ये कि किसी के आगे हमने मतलब शागिर्दी नहीं किया है, बजल अपने उन्हें जो कुछ भी बताया उसी को हम ध्यान देते रहे और दे रहे थे। आपके नाना जो हैं वो
भी मतलब उन्होंने भी किसी उस्ताद से तालीम हासिल की थी? बिल्कुल उन्होंने की थी। मोहम्मद अली खान थे, मतलब एक गाने बजाने वाले थे, उन्हीं ने उनको तालीम दी थी, उन्हीं ने उनसे सीखा। हाँ, क्योंकि मैंने इस तरह के किस्से कस्बे में भी सुने हैं। हालांकि हमारे अब्बा और चचा ये लोग किसी उस्ताद के पास जाके किसी से तालीम नहीं ली उन्होंने, लेकिन ये किस्से सुने हैं कि इन लोगों ने सीखा किससे? सीखा था कोई चक्की मियाँ, एक कैरेक्टर थे मुस्तफ़ाबाद में, जो जिनका नाम मैंने बचपन से सुना है कि उनके जैसा सोचतान कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ इस कस्बे में, इसलिए क्योंकि उन्होंने फैयाज खान से कुछ सीखा था, और इसलिए वो उनका जो स्टाइल था पढ़ने का, वो ये सब लोग बाद में कॉपी करते हैं। और दैट इज एंड द आइकॉन, देयर इज एन आइकॉन विद इन द कस्बा जिसको सब मानते हैं बिना डाउट, चाहे वो भीतरी गांव वाले हों, चाहे वो भीतर फाटक भीतर वाले हों, वो सब मानते हैं कि वो चक्की मियाँ वाज समबडी जिन्होंने सोसफानी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और एज एन आर्ट फॉर्म लेके आया, क्योंकि वो फैयाज खान के साथ बैठते थे और उनसे सीखते थे और इस तरह की बातें। तो मैंने भी इस तरह की बातें सुनी, लेकिन जाहिर है मजलिस में इस किस्म की बातें कोई बीच मजलिस नहीं करता, ये बाद में बाहर निकल के इस किस्म की बातें होती थी। लेकिन क्योंकि ये मजलिस का मौका नहीं है उस तरह से, तो हम फिर भी थोड़ा सा उस पर इंटेलेक्चुअली व्हाटएवर, इंटेलेक्चुअली तो नहीं लेकिन मेमोरी लेन में जा कर के इस तरह की बातें, ये कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं। तो हादी रज़ा साहब, तो लखनऊ में जो हमेशा क्या जो मजलिसें हुई उनमें ज़बानें मुख्तलिफ थीं या सिर्फ उर्दू और फ़ारसी की चीज़ें ही सुनाई जाती थी, या और भी ज़बानें लखनऊ में सुनाई जाती थी? नहीं, ज़्यादातर तो उर्दू और अरबी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि आजकल तो खैर वो बात समझने वाला कोई है ही नहीं, और उर्दू भी धीरे धीरे खत्म ही हो गई समझ लीजिए। तो उस वक्त में ज़्यादातर उर्दू ही में मेरा निश वगैरह जितने भी उनके मरासी होते थे वो फारसी, अरबी और उर्दू में ही होते थे। तो जाहिर सी बात है कि उसमें सिवाय उर्दू के कोई भी आपने कुछ और ज़बान में भी कभी सीखा पढ़ना या नहीं? सिर्फ उर्दू में ही, उर्दू में सीखा। लेकिन आप मजलिसों में अभी जब पढ़ते हैं आजकल, तो अभी भी उर्दू के ही कलाम पढ़ रहे हैं सारे? कोई और ज़बान या अवधी में या किसी और उसमें ज़बान में आपने कभी ना सीखा ना पढ़ा? अच्छा, तो ज्योति भाई इस पे आप एक अस्करी के जो बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान वाले, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सईद नकवी का, उनके दोस्त हुमायूं ज़फ़र ज़ैदी का। तो अब आपको एक हम मुस्तफ़ाबाद और मुख्तलिफ ज़बान का एक जब जूझन से कासिम जू घमसान किए रनमा डट के, जब जूझन से कासिम जू घमसान किए रनमा डट के, और पैरी मार भगाए दियो पग पाछ न एक धरो हटके, और पैरी मार भगाए दियो पग पाछ न एक धरो हटके, तलवारन से तंचूर भयो और पाग के पेच गिरे कटके, गोरे मुख से के सब लोग कहीं सहरा लगे, तलवार के तंचूर भयो पाग के पेच गिरे कटके, गोरे मुख से लहू टपके, सब लोग कहीं सहरा लटके, से कासिम सुबह का रन में आशिकार हुआ,
रन में आशिकार हुआ, माया ने लश्कर की हुक्में कारज़ार हुआ, माया ने लश्कर की हुक्में कारज़ार हुआ, हर एक मुसल्ला रफ़ी को यार हुआ, हर एक मुसल्ला रफ़ी को यार हुआ, सवारे दोषे नबी भी सवार हुआ, निशा अबू ने मैदान में आके खोल दिया, निशा अबू ने मैदान में आके खोल दिया, निशाने मुर्तज़ा भी ने निशान खोल दिया, निशाने मुर्तज़ा भी ने निशान खोल दिया। सुबैदा साहब, कुछ आप अगर कोई एक चीज़ ऐसे सुनाएं जो लखनऊ की बहुत ख़ास वो कोई यहाँ के ऐसे किसी शायर की चीज़ हो जो आपने मीर अनीस और मीर तबीर को छोड़ दीजिए, वो लोग तो खैर उनकी चीज़ें बहुत बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो ज़रूर रहा होगा कि जो शहर के कुछ नामचीन शायर हैं वो उनके कलाम भी पढ़े जा रहे थे और लगातार वो हो रहा था, तो वो भी आपने सीखे होंगे ज़रूर। उसमें से अगर कोई किसी का कोई नाम भी अगर बताइए अगर आपको याद हो कि किसका कलाम है। ये प्यारे साहब रशीद थे, वो सलाम करा करते थे मौलाना शान, तो कभी बात पूछते थे मैंने सोच पाऊँ उसके बाद में वो सलाम सोच के बाद ही सलाम जुदा ताकत बदन की कम हुई और तफसीर बाबा खफा हुए तो अजल भी हवा बाबा खफा हुए बाबा
गांधी के जबरदस्त के बाद सोनी था जी जी बड़ा बना संगीत बड़ा बना बीच में कुछ और स्वर लगे थे लेकिन ये बात रागों की बात भी जैसे अब प्रतिभा ने कही कि बाकायदा ये सारे सोच रागों में बटे हुए हैं, तो कोई ना कोई राग मुश्किल आपको दिख रहा है। तो मतलब ये कि जो क्लोजनेस है टू द, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई शास्त्रीय संगीत का ट्रेडिशन का हिस्सा है ये, लेकिन हाउ क्लोज इट इज़ कि ये इससे ये समझ में आता है कि ज़रूर था कि इसको ये कहना कि स्टेजेस के ऊपर जा करके बाकायदा परफॉर्मेंस की शक्ल में सोजखानी की जाए, वो किसी ने कभी शायद नहीं किया उस तरह से। लेकिन कुछ साल पहले हम लोगों ने कोशिश की थी, एक्सप्रेशंस ऑफ मुहर्रम के नाम से एक प्रोग्राम किया था जिसमें सईद नकवी साहब ने उसको क्यूरेट किया था, फरहाद की बेटी में हम लोग शामिल थे और उसको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिखाया था। दैट इज़ काफ़ी साल लग गया था, करीब 6 साल पहले की बात। उसके बाद लखनऊ में भी वो परफॉर्मेंस हमने फेस्टिवल के दौरान भी की, लेकिन हम उसमें बात वो कह रहे थे, वहाँ भी हम नहीं कह रहे थे कि ये इस राग में है उस राग में है, लेकिन एक कमेंट्री थी लगातार जो नरेट ये कर रही थी कि करबला में क्या हो रहा था और व्हाट वाज द ट्रेजेडी एंड हाउ इज आल्सो। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होती है इस इलाके के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि एक कहानी जो ट्रैवल करती है, कहानी का वाक़या जो ट्रैवल करता है अरब वर्ल्ड से इस तरफ इराक से और करबला की तरफ से आता है, यहाँ पर इस इलाके में जब पहुँचता है तो कैसे इंटरप्रेट होता है। सो अभी दिल्ली में कुछ वक्त पहले की बात है, सुहैल हाशमी साहब जो हिस्टोरियन हैं उनसे मुलाकात हुई, 1-2 साल पहले की बात होगी, तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ, तो मैंने सुनाया। इसका मैं झलक दिखाता हूँ क्या चीज़ मैंने सुनाई। क्या चीज़ है दरिया की गहराई, आवाज़ क्या चीज़ है दरिया की तराई, अब्बास लौटा कि राजी नहीं भाई, अब्बास हाँ मार कए सब्र रजा तय कर लो, हाँ मार कए सब्र रजा तय कर लो, फिर तो है तुम्हारी खुदाई, अब्बास क्या चीज़। तो ये सुनाया मैंने उन्हें, तो उन्होंने पूछा कि तराई कहाँ से है। तो 1 मिनट को तो मैं पका गया कि ये सवाल पूछा है इन्होंने, मैं क्या जवाब दूँ इसका, लेकिन मुझे जहन में आई बात की तराई इसलिए आ गया क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया है। पूरी की पूरी शायरी, इवन आप मीरानीस को पढ़ते चले जाइए जो सबसे बड़ा उर्दू का शायर है, वो सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया की बात कर रहा है, लेकिन ख़ासतौर से इस पूरे इलाके की तो बात कर ही रहा है। मतलब सब कुछ मौजूद है, वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं शायरी में।
आई डोंट नो मच अबाउट कि वो शायरी के क्या एलिमेंट्स हैं, लेकिन डेफिनेटली इस इलाके के सारे दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू से जब मैं स्टेज के ऊपर जाकर के बात करता हूँ। ये कहता हूँ कि दैट्स द ओनली थिंग विच द पॉइंट विच आई एम मेकिंग इज, एक तो ये बात कि रागों में है, इसकी भी एक तालीम का तरीका था। हालांकि मुझे एज पर्सनली विद माई जनरेशन आई वाज बॉर्न, मैंने कोई बाकायदा तालीम नहीं हासिल की थी सोच पढ़ने के लिए। अब्बा पढ़ते थे, शर्मे चाचा पढ़ते थे, ये पढ़ते थे, वो पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते थे। सुन के शौक था कि मुझे अच्छा लगता था कि वो पढ़ते थे और हमने सीख लिया। मतलब और फिर उस वक्त बचपन में ये भी था कि वो जो जोश था फॉर ऑल्सो कि हुसैन के उसमें मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो भी था एक चीज़। और दूसरा ये कि अप्रिसिएशन की भी एक बात थी जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इवन मजलिस। इट्स नॉट दैट कि एक रिडंडेंट मजमा बैठा है, बाकायदा लोग सुनने समझने वाले, इट इज़ लाइक अ कंप्लीट महफिल की तरह की चीज़ है मजलिस। मगर ये है कि वो सोग की महफिल है, सोग बनाया जा रहा है, लेकिन सुनने समझने के तौर तरीके, कौन कहाँ बैठता है, किस जगह पर कौन होता है, तकरीबन हर साल वही देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक पूरा एक थिएट्रिकल चीज़ दिखाई देती है। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू कन्वे, दैट आर्ट विद इन एंड रिश्ते खासतौर से क्यों होते हैं इंसान। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मजलिसें जब होती हैं इमाम बाबू वाई क्यों ये हर साल होते हैं और कैसे होता है ये, क्योंकि इसमें एक तो ये है कि एक बड़ा गम है जो कि एक बिगर अम्ब्रेला है, लेकिन विद इन दैट अम्ब्रेला देयर आर योर ओन रिलेशनशिप्स वेयर यू कैन रिलेट, बिकॉज द स्टोरी सो मच contextualized into your own fabric of living around you. So that is why you can associate all the time कि खाला का, so आप देख रहे थे कैसे भी लोग सोच पढ़ रहे थे कि भाई भी और आदिया साहब की बहन का, भाई का, तमाम ये नाम लिया है ना, उन्हीं रिश्तों में उसको गूंथ दिया है जो रिश्ते जिन रिश्तों में हम लोग खुद जीते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और सुनाऊँ, गो बैक टू आदिया साहब होती है इस मशहूर चीज़, ये मशहूर एक वो है देश में इसको वो है राग में बंधा हुआ है, हुसैन जब के चले वादे दोपहर तक। इसको लता मंगेशकर जी की भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको कभी सुनना चाहेंगे, उन्होंने भी इसको गाया है। लेकिन यहाँ पर और रागों में भी जाहिर है, ये तो मैं देश में सुना रहा हूँ, और रागों में भी बताया, लखनऊ में इसको और भैरवी में पढ़ते हैं इसको। लेकिन कैसे मैंने सीखा, तो जाहिर एक हमारे यहाँ घर में जाहिर मम्मा थे, हमारे अब्बा के एक मामू जाहिर मम्मा का स्टाइल था पढ़ने का ये कि वो एक लाइन पढ़ते थे पूरी और उसके बाद रुकते थे कुछ वक्त के लिए, फिर एक नया इमोशन जहन में आया और फिर उसके बाद वापस डिलीवर। ये स्टाइल है, इट वाज नॉट कंटिन्यूअस कि वो एक बंधा हुआ है। सो मैं वो करूँगा कि वो कैसे उनका स्टाइल क्या था पढ़ने का, जब मैंने उनको सुना था। उधर बुढ़े भी हो गए तो सांस का भी थोड़ा सा मसला था, बिकॉज रुकना पड़ता था, सांस फिर से भरते थे, लेकिन फिर एक स्टाइल भी उन्होंने उसको अडैप्ट कर लिया था इस स्टाइल से। तो वो कैसे पढ़ते थे, हुसैन जब के चले वादे दोपहर को, हुसैन जब के चले वादे दोपहर को, कोई न था, कोई न था, कोई न था जो संभाले रकाब कौसर को। हाय सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हाय सकीना
अबा के दामन को से चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को से चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को नास रहा था कोई शाह करबलाई को नास रहा था कोई करबलाई को फकत बहन ने किया था सवार भाई को से जबकि चले बाद दोपहर को सैन जबकि चले। तो ये एक तरीका है और ये मैंने बगैर खुद फर्क ये पड़ा कि बाद में जब मैं लखनऊ आ गया तो देन आई स्टार्टेड, हालांकि मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखता था, मतलब मुझे दिलचस्पी थी तो मैं जाके किसी के साथ जो लगा कि हाँ यहाँ ठीक लग रहा है, यहाँ बैठना चाहिए, तो मैं जाके बैठता था और किया। लेकिन यहाँ आके फिर पंडित अमित मुखर्जी जो यहाँ रहते हैं उनसे मुलाकात हुई तो इतना ज़रूर हुआ कि जाहिर है कि आई कांट सिंग ख़याल और इवन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने मुझे बताया कि आवाज़ का जो वॉइस कल्चर है क्या चीज़ है, यानी इमोट करना की जो बात है, किसी बात को जो कहने की बात है, वो थोड़ी सी हमने आवाज़ को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब उन्होंने हमें सिखाया, जो कि मुमकिन हो पाया 3-4 सालों की बैठक में। उससे ज़्यादा सीखने के लिए ना तो मेरे पास वक्त था, ना उम्र थी कि मैं 30s में मैंने सीखना शुरू किया ऑल दैट। उससे पहले भी हुआ लेकिन बट स्टिल बट नाउ आई विल मैं हादी साहब से पूछना चाहूँगा कि आज इस वक्त क्या हो रहा है, मतलब अभी आप हैं बतौर सोस्टान जो उस रवायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शीरों में जाते हैं बाकायदा बराबर में आपको आप करते हैं, लेकिन फिर भी अब आप क्या इस वक्त देख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली क्या सोचतानी हो रही है, थोड़ी बहुत भी कोई और कर रहा है, लोग हैं और करने वाले, या फिर आपको लगता है कि ये जो आपके अंदाज की सोचतानी है जो हमारा नजरिया होता है वो अलग है। स्टोरों की बंदिशों में भी, सलामों में भी, मछलियों में भी, ये सारे उसका भी तरीका हमारा अलग है, और सलाम का भी और लोगों का देख ही दिया, वो तो खैर अपनी बंदिशों का होता है, कोई मतलब नहीं। अनीस का कोई सलाम अगर आप सुनाएं, अनीस का कोई सलाम याद है आपको, सुनाइए। सलाम बता भी दे कि क्या चीज़ है, अगर ऑडियंस को थोड़ा सा बता दें कि क्या है सलाम, इस तरह से। हाँ, सोच भी बताइए, सोच समझा दीजिए, पहले सोच समझा दीजिए कि क्या चीज़ है। सोच ऐसी है कि जो मजलिस होती है उसमें रुवायात या जो कहा जाता है, मुमिन जो मजमा सामने आया है वो राग़िब हो पढ़ने वाले की तरह कि वो देखेंगे क्या। उसके बाद जब सोच खत्म होता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है कि अब आगे क्या हो, तो फिर सलाम चलता है, फिर जो सलाम पढ़ा जाता है तो उसमें और दिलचस्पी बढ़ती है, फिर आखिर में जो मरासी होता है उसमें रिक्का का विषय होता है, जो मसायब कहा जाता है, जिसमें जो मौला के और सलाम की मुसीबतों का जिक्र किया जाता है, उसमें वो लोग और सॉरी हम जरा टेक्निकल टाइप के आदमी हैं। जो सोज है वो मर्सी का एक स्टैंजा, एक बंद को कहते हैं, और उसका राइमिंग सीक्वेंस है ए ए ए ए बी बी पी 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 क्यू क्यू एफ 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 जी जी। तो जब एक बंद को
इस अंदाज में पेश किया जा रहा है तो सोज है, और जो सलाम है वो गज़ल की शक्ल में होता है, दो दो मिसरों के अशार पिरोए जाते हैं। ये मतलब जो इसका सोज पानी, हालांकि जो ये आर्ट फॉर्म है जिसमें सलाम भी शामिल है, जिसमें मरसिया भी तरन्नुम से पढ़ना शामिल है, जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है वो सोज पानी है। यानी विदिन सोज पानी सबसे पहले सोज पढ़ा जाएगा, फिर सलाम पढ़ते हैं और फिर मरसिया की बात आती है। लेकिन उसमें भी दो बातें हैं, मरसिया तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ा जाता है, यानी बगैर गाए भी पढ़ा जाता है, जो कि मीर अनीस पहले और उससे पहले ही। लेकिन अनीस जो मैंने हाल में ही सुना, कहीं पढ़ा भी कि जिस वक्त अनीस मौजूद थे, विच इज़ अराउंड वालिद अली शाह का वक्त है, इस वक्त यहाँ मौजूद थे, तो इतनी भीड़ जितना अनीस को सुनने के लिए लोगों की होती थी, उतनी भीड़ आम मुशायरों में भी नहीं होती थी। इस कदर वो तरीक़ा पॉपुलर हो गया था अनीस को सुनने का, जो बेचारी से थी। अनीस शामिल है उन बड़े शायरों में भी जो जिसमें एक सांस में नाम लिया जाता है, मीर और गालिब और इनका। अनीस उसमें शामिल है, उस हद तक शामिल है। लेकिन मैं एक बात इसमें बस कहना चाहूँगा कि अनीस का पूरा जो तरीक़ा है वो, ज्योति भाई अगर इसका जवाब अगर आप सोच सकें कि हाउ डू यू थिंक कि इज़ इट एक्चुअली अनीस भी क्या मौसीकी की भी समझ रही होगी उनको, क्योंकि जो उनके बहुत से मरसिए ऐसे हैं जो गा करके पढ़े जाते हैं बाकायदा, यानी कि उसको बांधा गया, या फिर वो म्यूजिशियंस का काम उन्होंने उसको उस तरह से बांधा। इसका कोई भी नहीं, हम इसका कोई जानकारी नहीं। क्या इतना ज़रूर है कि अनीस के या तो भतीजे या नवासे थे जो तहतुल लफ्ज़ में मरसिया पढ़ा जाता है, उसके साथ अदाकारी होती है, चेहरे की और बाजू की अदाकारी। तो वो हमने सुना था मोइन जैदी से कि वो काका और बिलादी महाराज के पास बैठे थे भाव सीखने। तो मतलब ये अगेन फिर से वही बात आ रही कि अब अगर आप मरसिया पढ़ते हो, किसी को कहते मुझे तो नहीं पढ़ना आता उस तरह से मरसिया तहतुल लफ्ज़, लेकिन अगर आप देखें तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सुलेमान साहब महमूदाबाद, राजा साहब महमूदाबाद जो कहलाते हैं पास में उनका, उसके दर वो बहुत अच्छा मरसिया खुद पढ़ते हैं। फिर सईद नकवी जो हमारे चचा हैं वो भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ बंद पढ़ते हैं, अनीस पढ़ते हैं, कुछ जोश का भी पढ़ते हैं। जोश मलियावादी भी बहुत अच्छा मरसिया पढ़ते हैं, उनकी चीज़ें पढ़ते हैं। और फिर उनकी वालिदा बेगम अतिया नकवी, उनके कुछ मरसिए पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो 2-4 वीडियोस हैं जिसमें कैसे मरसिया वाकई पढ़ा जाता था, वो उनसे देखने वाला है जो तरीका था पढ़ने का। मरसिया तहतुल लफ्ज़ बहुत अच्छे से पढ़ती थी उसको, तो वो है। लेकिन अब बस आखिरी में मरसी की बात शुरू हो गई है, क्योंकि लेकिन सलाम इससे पहले हम आपसे एक सुनना चाहेंगे। तो आप देखिएगा कि कैसे सोज अभी सुने आपने, हमने भी सुनाया और आपने भी पढ़े, लेकिन अब सोज का फ्रेमवर्क ये था कि एक बात आपने, एक दो बातें ये कि हुसैन एक मंजर एक छोटा सा खींच दिया उस बंद से, जिससे सोच पढ़ के बात शुरू कर दी। लेकिन अब आगे उसको लेकर के अगर जाना है, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट, अब आपने जो लोग सुनने बैठे हैं आपने उनको मुखातिब कर लिया है अपनी तरफ, अब और तफसील से बात करते हैं तो सलाम उस तरफ लेके जाता है, विच इज़ अ पॉइंट व्हाट ही इज सेइंग कि एक्चुअली वही थोड़ा सा है कि आपने मुखातिब कर दिया लोगों को कुछ एक दो चीज़ें सुना करके, और उसके बाद अब आप डिटेलिंग करेंगे। तो सलाम का क्या तरीका है, कैसे दो मिसरों के शेर चलते हैं, जैसे कि ज्योति भाई का गज़ल की तरह से चलता है सलाम, वो अगर मैं चाहूँगा कि अगर हाजी रज़ा साहब उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं कि दो मिसरे कैसे चलते हैं। उसका मुक़द्दर देखिए पैदा हुआ काबे में, हुई की खिदमत देखिए उनका मुक़द्दर देखिए पैदा हुआ का
देखना को गर कुव्वते दस्ते खुदा जो किसी से पूछिए जिब्रील के पर देखिए आने वाले मेरा उनका मुकद्दर देखिए पैदा हुआ काबे में उसका मुकद्दर देखिए चारों तरफ से सोते हैं किस शान से बिस्तर पर हैदर देखिए तो अगर आप भी सलाम कोई सलाम को शेयर अगर आप और बता भी दें कि किस रात में है ये सब पहचान नहीं यहाँ तो बैठो सब कहतानो मैं शीश नवाऊं कहाँ मोरा सही तो मैं का कहतानो मैं शीश नवाऊं कहाँ मोरा सही तो मैं का विसार गयो मोरी नाम अवर बिच डार करो आप डूबत पार गयो मोरी नाव अवर बिच डार गयो आप डूबत पार गयो कहे बानो मैं शीश नवाऊं कहाँ मोरा संगिया तुम्हें का विसार गयो ओ देश मदीना में जाए कहो कि रसूल को नाती खेत भयो कोई देश मदीना में जाए कहो कि रसूल को नाती खेत भयो आज बन्ना हुसैन है जाए बसो और आपन नगरी गुजार गयो आज बन्ना हुसैन है जाए बसो और आपन नगरी उजाड़ गयो कहे बानो मैं शीश नवाऊं कहाँ मोरा सैया तुम्हें का विसार गयो कोई काहे अफसुदा न मान करे वकसाह गनी वकसाह धनी कोई काहे अफसुदा मान करे वकसाह धनी वकसाह धनी वक उम्मत खातिर शीश दियो वक बात कहन पे निसार गयो वक उम्मत खातिर शीश दियो वक बात कहन पे निसार गयो कहे बानो मैं शीश नवाऊं कहाँ मोरा सैया तुम्हें का विसार गयो शायद कभी तो हम ये है कि अब जैसे ये दोनों सलाम एक जो है वो उसमें फज़ाइल मेरी तारीफ हुई है तारीफ के साथ जो है एक तरफ मसाइल है तो यानी ये कि सैल्यूटेशन है सलाम लेकिन दोनों ही
तरीके हैं। एक तरफ तो जैसे इवन इससे ज़्यादा और ज़्यादा खमाज में बना हुआ राग, जैसे एक है कि उसमें खमाज का मज़ा है, सवाबाद में पढ़ा जाता है वो सलाम। जी याद आ जाएगा सलाम सलाम के सलाम ऐसा हो, हाँ ऐसा हो मुझे जिससे नबी खुश हो, कलाम ऐसा हो खुल्द मिलने का पयाम आए, सलाम ऐसा हो जिससे नबी ओ यारी कहते ही मुश्किल हुई फौरन आसान, यारी कहते ही मुश्किल हुई फौरन आसान, और इसमें आज़म का सर जिसमें हो नाम ऐसा हो मुझे जिससे नबी ओ करबला को भी अजब हक ने दिया इज़्ज़ो शरफ, ओ देखे काबा जिसे हसरत से मकाम ऐसा हो मुझे जिससे नबी। तो ये भी ये गज़ल, और तो ये बहुत करीब है एक्चुअली गज़ल की भी, सलाम जो शायरी भी है वो भी, क्योंकि इसमें यहाँ तक बात कहते हैं सोच में कि दिल में रखते हैं मैं हुब्बे अली आली ज़र, दिल में रखते हैं मैं हुब्बे अली आली ज़र, और जब शराब ऐसी हो गुलशन तो जाम ऐसा हो मुझे जिससे नबी। तो अब देख रहे हैं क्लोसर है कितना तवज्जुल के रादर देन सोजियत के, और मीर नफीस एक शायर लखनऊ के ही गुजरे जिनका ये कलाम है। तो अब आई थिंक सलाम की बात ये हो गई, लेकिन अब मरसिया पढ़ने का क्या तरीका है तरजुम से, ये तीसरी चीज़, और देन वी फिनिश एंड विल कम टू क्वेश्चन। आप ही बताएंगे जी नहीं, आदिल रज़ा साहब मरसिया पढ़ते हैं लखनऊ में ख़ास तौर से जी, और लखनऊ में ख़ास तौर से मरसिया का क्या किस तरह से पढ़ने का तरीका रहा है, जो एक बेदम का पढ़ते हैं कि वो एक एक पूरा उसमें पढ़ते जाते हैं और सांस पूरी एक भरते हैं, उसमें एक पूरा बंद, वो भी एक तरीका है पढ़ने का मरसिया। तो आदिल रज़ा साहब अगर इसमें एक दो चीज़ें आप इसमें मरसिया कैसे पढ़ते हैं फिर इसको जी सलाम तो आपने सुनाया जब के जिंदा में नबी गाती हूँ रात हुई, जब के जिंदा में बेलिबासी में वही पोशिशे सादात हुई बेकरार, बिपिन के शहे गुलगात हुई, यही कहती थी पदर से न मुलाकात हुई, यही कहती थी पदर से हाय एक नजर देखती, बाबा को तो जीना होता अरे नींद जाती, अगर बाबा का सीना होता
कि अब दर्द है कानों में सिवा, कभी कहती थी तमाचों से है मुँह लाल मेरा, कभी कहती थी संभालो मुझे बचाता है, अरे खोल दो रस्सी के दम मेरा घुटा जाता है, खोल दो कहा ज़ैनब ने ये बातें न करो ए प्यारी, अरे जिद नहीं करते हैं बिन बाप के बच्चे वाली, फुफियाँ है गमज़दा और माँ है तो वो दुखियारी, बाप तो मर गया एक माँ है तो वो दुखियारी, बाप तो सब्र कर उम्र पड़ी है अभी रोने के लिए, कहानी मैं कहूँ तेरे सोने के लिए, कहा वारी एक के थे अकबरो असगर दो लाल, फलक के हुस्न का एक चाँद था और एक हिलाल, एक को माए तुम, एक को 18 साल, दो पहर ढलते ही बस आ गया उन पर भी दबाल, दो पहर नौजवान बेटे का गम दिल पर उठाया उसने, कब्र में अल्लाह ने नादा को सुलाया उसने, कब्र में नंबर सुनते ही असगर का सकीना ने कहा, क्यों फूफी आप ये फरमाइए, रोना मैं क्या टुकड़े दिल होता है और होती है उलझन की सिवा, याद आ जाता है छोटा मेरा भाई बहुदा, याद छुट गई कैद से कर्ज पे रिहाई न रहा, छुट गई कैद से कर्ज पे रिहाई न रहा, जो मेरी गोद के काबिल था वो भाई न रहा, जो मेरी गोद के काबिल था वो भाई न रहा, जब के जिंदा नबी साहब बिल्कुल दैट इज व्हाट हैपेंस एज सून एज मसीह में आप दाखिल हो जाते हैं इस फॉर्म में, उस पहले दोनों फॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, सोज और सलाम पढ़ने का तरीका बहुत अलग है, ये बिल्कुल अलग, क्योंकि मुसलसल बैन कर रहे हैं बिना सांस लिए, ये हर लाइन बैन है, हर लाइन बैन है, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, क्योंकि बलवा हो गया है ना, वो मैसेकेयर हो रहा है चारों तरफ, अब सिर्फ chaos है, there is nothing else, so that is what the form also interprets कि it's a chaos and this बस सिर्फ लोग सदाएं दे रहे हैं, बैन कर रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं that now there is no relief and कुछ सब करने के उस माहौल की तरफ आपको लेकर के जाते हैं, और मंजर कशी भी देखिए, साथ साथ कैसे शायरी भी दी हुई है, शायरी भी एक चीज़ इस तरह से डिस्क्राइब कर रही है कि विद इन दैट माहौल क्या क्या हो रहा है, सो दिस इज व्हाट आज आप लोगों से बातचीत करने जैसा है, लेकिन अभी बहुत लोग यहाँ आप लोग बैठे भी हैं, कोई सवाल हो किसी का ज्योति पाटिल साहब से या हरिदा साहब से कुछ आप पूछना चाहते हैं, मैं भी कुछ बातों का जवाब दे सकता हूँ अगर तो आई विल लव टू आंसर, सो अगर आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे, खान मोहम्मद खान साहब बैठे हैं लखनऊ से वाबस्ता रहे हैं, इवन उनका कोई अगर इसमें किसी बात पर कोई ओपिनियन हो, कुछ कहना चाहें तो जैसा कि फरमाया कि उस्ताद हमसे या सुसानी करते थे या नहीं करते थे, तो फयाज खान साहब मुहर्रम में
सोचनी करते थे और बड़े गुलाम अली खां साहब भी करते थे, मुनव्वर खां साहब भी नहीं करते थे, मगर मुनव्वर खां साहब का लड़का रज़ा अच्छा मर्सिया पढ़ रहा है, अच्छा सोचनी कर रहा है। और भी लोग थे जो यहाँ लखनऊ में लाटूस रोड पे हस्सो जान एक थी, उनके यहाँ मर्सिए होते थे। जैसे आपको लाटूस रोड पर अमीनाबाद जाने वाली जो ढाल है, वहाँ लाल रंग की दिल्ली, तो वहाँ वो हस्सो जान का घर था, वहाँ भी मर्सिए अभी होती थी, सोच भी पढ़े जाते थे। और लखनऊ में खुर्शीद अली खां साहब थे, बहुत पहले लखनऊ के ख़ास जगहों में थे, वो बहुत अच्छा सोच पढ़ते थे और मर्सिए भी पढ़ते थे। तो लखनऊ में ये था कि हर घर पहले से जहाँ अदाकारी होती थी और मर्सिया खान भी थे, सोच खान भी थे, आते थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ ऐसे शौकीन थे जो करते थे। तो ये सिलसिला गाने बजाने वालों में भी रहा और सोखानों में भी रहा, जो भी प्रोफेशनल्स थे उनकी भी एक अलग जमात थी और बात वो तो करते ही थे। अब शहनाई बिस्मिल्लाह खां वो जब शाम गरीबा के बाद फिर शहनाई लेके निकलते उसमें मुहा बजाते, तो ये तो सिलसिला था शुरू से। ये भी एक और फॉर्म है जिसकी बात नोहा आर्ट फॉर्म इस तरह से मातम करते हुए और रिदम की जो बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं इसमें रिदम है लेकिन एक बीट कोई नहीं चल रही, लेकिन मातम में उन्होंने बड़ा जो कि मैं अक्सर कहता हूँ स्टेज के ऊपर से कि कैसे म्यूज़िक और सोगवारी ये दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। इवन जो अभी जैसे भी दोस्त पढ़े जा रहे थे तो आस का इस्तेमाल होता है। तानपुर आदरिया साहब से मैंने पूछा था ये सवाल, अभी फिल्म भी आप देखेंगे 10 मिनट की एक फिल्म है जिसमें कि ये कहते हैं कि सांस की बात भी है उसमें कि वो दो लोग आस दे रहे हैं तो आपकी सांस अगर खत्म होती है, दो लोग कम से कम वो सुर पकड़ के बैठे हुए हैं, वो सांस लिए बैठे हुए हैं। तो वो पीछे क्या होता है कि वो आप पढ़ रहे हैं और पीछे दो लोग जो आपने सा जहाँ पर जैसे भी दिया क्या दिया सा, तो वो बैकग्राउंड में वही सुर उठा करके 2-3 लोग आपके बैठे, अमूमन 2 या 3 इस तरह से बैठे, ताकि ये भी ना हो कि उनकी आवाज़ इतनी लाउड हो जाए कि पढ़ने वाले की आवाज़ खत्म हो जाए, लेकिन फिर वो पीछे से सा भरते रहते। तो वहाँ तानपुरे को रिप्लेस करते हैं इस तरह से कि तानपुरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, गम का सोगवारी का वक्त है, तो 3 लोग बैठ करके सा भरेंगे और ऐसा माहौल होगा कि जैसे तानपुरा बज रहा है। मैं बस रिकॉर्डेड है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको रिकॉर्ड से दिखा सकता हूँ जस्ट कि वो कैसे लगता है जब वो बजता है बैकग्राउंड। नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, हम भी बस दिखाना चाहते हैं कि हाउ इट वर्क्स। हाँ अमन आप उस तरह से मैंने भी सोच पढ़ा था गयो कासिम जी वो हो जाता है कि now that there is something playing in the background, so you can always come
और ये तालीम इसकी तालीम हमको होती थी कि शुरुआत में वी वर नॉट अलाउड कि हम बैठ करके साथ में पढ़ें, सिर्फ आज देना और कुछ नहीं करना। तो फॉर अबाउट 4-5 years यू नॉट अलाउड। आप आज दीजिए, आप शौक आप कह रहे हैं कि आपको पढ़ने का है, आप करना चाहते हैं तो फिर आज देना सीखो। सबसे पहले डांट पड़ जाती थी बात, मुझे जाहिर मम्मा खासतौर से डांट देती थी, आज भी देनी नहीं आती तुम चलो। होता क्या है कि जब सोचकान का स्वर चढ़ता होता है तो आप देने वाले कभी हाँ वो मुश्किल, दैट इज वाई कि सीधा सुर लेकर के बैठो, हिलना नहीं। तुम्हें मतलब नहीं है कि शेर क्या पढ़ा जा रहा है, उसमें मत जाओ, अपना साफ पकड़ के बैठे। यू नो, सो दैट इज ऑल्सो इन अ वे वही तानपुरे में वही बात है कि आप यूँ जबान से गले से कुछ भी करें लेकिन उंगलियाँ कुछ कर रही हैं एक मुसलसल। तो वैसी सी बात है। और नौहे में इन्होंने क्या किया, नौहा खानी में क्या किया कि अब एक चीज़ रिदम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डबल बात ये कि अमूमन जब आप गाना सुनते हैं तो ये रिदम चलती है, यहाँ पर रिदम चलती है या पैरों पे रिदम चलती है, अमूमन कोई भी यहाँ रिदम नहीं देता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिकॉज मातम की बात की थी कि मातम भी कर रहे हैं, यानी वी आर सेइंग कि हाय हुसैन, लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर इज अ रिदम एस्पेक्ट। बिकॉज आगे माहौल क्या होता है, अमूमन जुलूस चल रहा है और उसके साथ एक बड़ा सा दस्ता है जो कि 8, 10, 12 लोग हैं और वो एक साथ मिल करके पढ़ रहे हैं। नाउ थिंग इज कि जुलूस चल रहा है क्योंकि पूरा तरीका ही अलग है पढ़ने का, सोच खाने के जैसा तरीका नहीं है। तो वो अब आपको आप रिदम उनको आप मिसरे दे रहे हैं और वो रिदम उठा रहे हैं वहाँ से, और वो बदलती है बीच बीच में। जब लगता है कि थोड़ी देर दूर चलने के बाद लगता है कि बहुत डाउन हो रहा है, लड़के थक जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, तो फ़ौरन वो रिदम चेंज करते हैं उसके, उसको नए रिदम में डालते हैं, बराबर करते हैं ये। और बाकायदा जो साहिब बयाज है वो हाथ से रिदम देता है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से रिदम देता है, हाथ से भी खड़े होकर रिदम देता है कि और दूर तक रिदम पहुँचती है। वो अक्सर ये होता है कि 4 सफ़े जो बनी हुई हैं उसमें वो कुछ और रिदम पे चल रही है, पीछे वाले भी किसी और रिदम पे है, लेकिन वो चेंज करते हैं फिर वो बार-बार तो उसका। लेकिन बेसिक तरीका ये है कि वो एक कलाम लेकर के और उसके बीच पे जैसे कि वाह क्या कहना तेरा है ताजदारे करबला, वाह क्या कहना तेरा है ताजदारे करबला, कर गया इस्लाम जिंदा जान सारे करबला, वाह क्या कहना तेरा है ताजदारे करबला, क्या कहना तेरा है। तो अब ये बाकायदा रिदम के साथ रिदम है उसमें, लेकिन वो रिदम ऐसा नहीं है कि लोग खड़े होकर के बस क्यों रिदम दे रहे हैं, वो चलता हुआ जुलूस है और वो बाकायदा दोनों हाथों से रिदम छाती में देते हुए चलते हैं। सो दैट इज यू नो हाउ म्यूजिकल एलिमेंट्स आर इंटरवोवन सो ब्यूटीफुली, दैट्स द एग्जांपल। या anything else anyone want to add? ये सोच खानी है तो जरूरी है कि क्लासिकल रागों में भी इसको बांधते हैं जी, मतलब इसकी वजह क्या होगी, क्लासिकल रागों में भी इसको बांधा है। एंड दूसरी बात है कि अगर वो सोच खानी है, शोक आपको एक्सप्रेस करना है, तो फिर उस किस्म के राग ही सिलेक्ट किए जाते हैं कि दूसरे रागों का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे किरवानी है उधर वो नॉर्मली ट्रेडिशनली राग, तो ज़रूरी है कि वो ऐसे ही राग, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, इज़हार कर पाएंगे जो सोच खाने का, तो ज़रूरी है ऐसा कि ऐसा ही करते हैं, ऐसी ही प्रैक्टिस है कि ऐसे कोई बंदिश नहीं। हाँ, इसका सबसे पहला सवाल ये है तो फिर संगीत में राग क्यों? क्योंकि राग आखिर एक मोड है और जो एक भाव को समेट के
तो एक भाव, एक रंग बिहार में है, एक सोहनी में है, एक कलिंगड़ा में है, एक काफी में है। तो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ हमारे लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर असर करना है संगीत में तो उसको धुनों को या जो भी पेश कर रहे हैं उसको बांध के रखो किसी कवायद में। तो चाहे आप हल्दी में करें, चाहे बिहार में करें, भगवती में करें, बाला में करें, और ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस पर कोई ऐसा है नहीं कि आप कोई बंधन तो है नहीं। आप तो मिश्रित राग, अब जैसे हमने जो आपको पहला सोच सुनाया वो सारंग से शुरू हुआ, देश में जाकर फिर सारंग में आया लौट के, तो ये भी है। तो उस्तादी, कारगुजारी, कॉम्पिटेंस है वो तो रागदारी से ही आती है। और यदि आप अगर बात किरवानी, तो ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत हाल नहीं आया है। हमारे यहाँ जो पुराने राग हैं उसी में चलता है। हाँ, हमने आज तक हिंडोल में सोच नहीं सुना है, क्योंकि हिंडोल का जो भाव है वो तो कुछ और ही है, तो हिंडोल में नहीं सुना इन्होंने साइडों में भी सीखी थी, मगर यूरोप में और हरम शाह के आवन और सितमगा हुए शहीदों के भी मैलों पर हुए रो रो सज्जाद पुकार रे के दोहाई कर मुझे माया आई ये जरूरी है कि जो दोस्तानी गाता है उसको क्लासिकल आना ही चाहिए। ऐसा नहीं। तालीम हासिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं। हम आपसे एक सवाल करें, सॉरी, क्लासिकल शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको बतौर एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं? सॉरी, बिट ऑफ अ गुगली और चाइनामैन। You see, the word classical is an adjective, it's not a noun. So, if you call something classical, architecture or literature or whatever, then you give it a certain set of attributes. So it is attributes. Or if you are trying to distinguish a neem tree from a mango or something, so there are attributes, there are classifications. You know, it belongs to this genus and this whatever and this whatever and this whatever. So, classical simply says that it has to have a set of attributes, which means it should, in our context, should be the best in all respects, nothing more. And for good reasons or bad, we decided that the division into rags is the acme of musical performance in modal form. So, you don't have to learn Hindu. I mean, I am told, right or wrong, there was a very, very famous Sarangi player from Ambala, one of the best in his generation, who didn't know the names or the notes of rags, but he could follow anything. Whether it was Bade Ghulam Rasul by anybody, Sabri Khan, Ambala, Bade Sabri Khan. So,
So it's a question of preparing your finger, your voice. So voice can be prepared without knowing what you're doing, without being told what you're doing. अगर हम आपसे जय जयवंती में पढ़ते करवा रहे हैं या आपसे भैरव में पढ़ते करवा रहे हैं, हमें ज़रूरी नहीं है आपको बताएं कि आप आज इस समय आप भैरव के पढ़ते कर रहे हैं। आप बस फॉलो करो, ये पढ़ता ऐसे करो, ये पढ़ता ऐसे करें, ये पढ़ता ऐसे करें, आवाज़ बन जाएगी। तो आपको बिना जाने भी आप गले में वो बात आ जाएगी, अदा कर देंगे। तो तैयारी तो कुछ करनी पड़ती है। अब वो भले ही आपको तालीम तो जरूरी है जी, रोड की तालीम तो जरूरी है। देखिए आप अगर आप हॉकी खेलना चाह रहे हैं, बैडमिंटन खेलना चाहें किसी लेवल का, तो फिजिकल ट्रेनिंग तो करनी है। यू वांट स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्पीड, हर चीज़ में है। ये पहले के लोग कहते थे हांडी में अगर नहीं है तो कोई नहीं मानता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा? सवाल ही बस ये कहना है कि बचपन से हम लोग अज़ादारी की मीडियम से सोचपानी, सलाम, नोहा सब कुछ सीखते आए हैं, लेकिन आज एक नए डायमेंशन से रूबरू हुए हैं। और लखनऊ में रहने के बावजूद कभी ये डायमेंशन ना सोचा और ना किसी ने दिखाने की शायद कोशिश की या हम देख नहीं पाए, क्योंकि जब भी अज़ादारी में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, तो फ़ज़ाइल और मसाइल पे इतना महो हो जाते हैं कि एक आर्ट फॉर्म भी है, ये इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये रीज़न है कि इस फेस्टिवल में जब ये टॉक का मेन्यू देखा तो बहुत अच्छा भी लगा, बहुत इंट्रीगिंग भी था, एंड इट इज़ ऑल वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच। द ओनली थिंग इज़ कि शायद जिस तरह ये कोशिशें हो रही हैं, अगर आगे भी हो तो जो सोचपान का आर्ट फॉर्म एक तरीके से ख़त्म हो रहा है लखनऊ सिटी में भी, जहाँ से ये शायद परवान चढ़ा था, तो हो सकता है जैसे बाकी कंट्रीज में उस्ताद सिद्दीक़ जाफर साहब शेख महमूद ने सोच को रिवाइव कर दिया, शायद ऐसी कोशिशें आप लोगों को मिलकर करें तो दिस कैन बी अ फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर हमने सुना था कि मैरिज कॉलेज में एक बाकायदा विषय है सोचपान, नहीं है? हमने सुना था कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले सिलेबस में होगा, सिलेबस में है। They might not be takers.